पिछली बार कुछ बच गया था ना, कुछ लिखना थोड़ा सा पार्ट। हाँ, तो अपन ने कहाँ तक लिख लिया था, कौन सा, अच्छा टॉपिक कौन सा चल रहा था पिछली बार, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, है ना, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस अपन देख रहे थे। और उसमें अपन ने मेनली दो वो देखे थे, डिविजन्स देखे थे, मतलब दो डिविजन्स, क्या बोले, दो लोगों, मतलब दो ग्रुप्स के बीच में मतभेद देखे थे। तो अपन ने पहले जो है उसका नोट्स लिख लिया था, और पहला था क्या, बेसिकली दलित्स और कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जो लोगों की प्रॉब्लम थी दलित्स के साथ, तो वो हमने देखा था। और सेकंड हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बताया था मैंने, हिंदूज और मुस्लिम्स, ठीक है, तो हम ये दोनों देखेंगे। इसके नोट्स में लिखवा दे रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी, बट स्टिल हिंदूज और मुस्लिम में क्या हो गया था, नॉन कोऑपरेशन में वो लोग बहुत साथ में थे, सब लोग साथ में लड़ रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया था, 1 सेकेंड, हाँ, तो नॉन कोऑपरेशन में क्या हो गया, सॉरी सिविल डिसोबीडियंस में क्या हो गया था, इनके अपने अपने लीग बन गए थे, ठीक है, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। तो कब से बन गई थी, नॉन कोऑपरेशन जैसे ही खत्म हुआ था, तो उसके बाद से उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। तो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के कारण वो काफ़ी नेशनलिज्म से ज़्यादा वो काफ़ी रिलीजन की तरफ जाने लगे थे, रिलीजन की तरफ फॉरवर्ड होने लगे थे। और इस वजह से जो है इनमें कहीं ना कहीं दूरियाँ आ गई थी, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग बनी थी, और हिंदूज़ के लिए जो है हिंदू महासभा बनी थी। तो ये इन दोनों की वजह, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से जो है इनमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसका मैं लिखवा देती हूँ जो बच गया था पिछली बार। ठीक है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वही अपना मुस्लिम्स के अलग ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू के अलग ऑर्गेनाइजेशन, वही कहने की कोशिश हो रही है। तो इनमें प्रॉब्लम क्या हुई थी बेसिकली, है ना, इन दोनों ही, मतलब कि हिंदूज और मेनली अगर हम देखें तो हिंदू, देखो और भी रिलीजन थे बेसिकली, लेकिन जो डिफरेंसेस थे वो मेनली किस में थे, हिंदूज और मुस्लिम्स में थे। तो अगर हम देखें तो उनमें प्रॉब्लम क्या थी, उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था, ठीक है, उनको एक दूसरे पे बेसिक शक हुआ करता था। और क्यों हुआ करता था, उनको प्रॉब्लम क्या थी, मतलब उनकी मेन लड़ाई क्या थी, उनको ऐसा लगता था कि जब इंडिपेंडेंस हमें मिल जाएगी तो बेसिकली भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा, क्या वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से होगा या फिर वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से होगा, इनमें उनकी होड़ लगी रहती थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है उनमें डिस्ट्रस्ट था कि शायद अगर हिंदू रिप्रेजेंटेटिव बन भी गया, मान लो, ठीक है, तो चलो हमने एक बार, मतलब इफ़ आई एम टॉकिंग फ्रॉम मुस्लिम साइड, तो अगर मान लो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू रिप्रेजेंटेटिव बन गया, ठीक है, बट क्या पता हम माइनॉरिटी बन जाए, ऑब्वियसली माइनॉरिटी तो थी ही, तो माइनॉरिटीज़ की राइट्स की रक्षा ना की जाए, है ना, मतलब हमारे बारे में कोई सोचे ना, जब कोई हिंदू में से कोई बंदा वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, तो क्या पता मुस्लिम्स की ना सोची जाए, मुस्लिम्स को नीचे देखा जाए, है ना, मुस्लिम्स के जितने भी उनको हक मिलते हैं, जितने भी लीगल चीज़ें होती हैं, लॉस होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी को लेके, इकोनॉमी को लेके, क्या पता उन सब में उनको डिग्रेड कर दिया जाए। तो ये जितनी भी चीज़ें थी, इस वजह से उनको डिस्ट्रस्ट था। वही चीज़ किसको थी, हिंदूज़ को थी, मुस्लिम के लिए, कि एक बार हम उनको रिप्रेजेंटेटिव बना भी दें चलो, लेकिन क्या पता फिर वो हिंदूज़ को नीचे करने लगे, क्योंकि एक तो हमारी जो रिलीजन है,
जो हमारी कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो काफ़ी तरीके से, कुछ तरीक़ों से जो है एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ तरीके से जो हिंदूज़ को उनके तरीके पसंद नहीं आते कि ये लोग कैसे रहते हैं, सिमिलरली मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे रहते हैं। तो इस वजह से जो है ऑलरेडी प्रॉब्लम तो रिलीजन वाइज ही थी। अब दूसरी चीज़ ये भी थी कि शायद इंडिपेंडेंट मिलने के बाद हम इस कंट्री में ढंग से ना रह पाए। तो इन वजहों से जो है मेनली किन दो रिलीजन में प्रॉब्लम थी, हिंदूज़ और मुस्लिम्स में प्रॉब्लम थी, ठीक है। सबसे पहला जो रीज़न बोल रही हूँ मैं किसका, अपना डिस्ट्रेस का, वो क्या मतलब बेसिकली दोनों में डिफरेंस होने का क्या, ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन होना। सो
ठीक है। तो हिंदू महासभा और फॉर हिंदूज और मुस्लिम लीग फॉर मुस्लिम्स वर फॉर्म्ड आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच इन टर्न डाइवर्टेड पीपल्स लॉयल्टी, मतलब कि लोग जो अब ऑर्गेनाइजेशन में थे, पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले, तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे तो लोगों की जो लॉयल्टी थी, लोगों की जो वफादारी थी, लोगों का जो प्रेम था वो किसकी तरफ डाइवर्टेड हो गया था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डाइवर्टेड हो गया था। इंस्टेड ऑफ उसको किसको फेवर करना चाहिए था, किसको सर्विस देनी चाहिए थी, नेशन को देनी चाहिए थी, बट नाउ दे वर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक। सो ये प्रॉब्लम हो गई थी। दूसरी क्या, उनको डिस्ट्रस्ट था एक दूसरे पे, किस क्वेश्चन पे डिस्ट्रस्ट था कि कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, या हिंदूज या मुस्लिम कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जो है रिप्रेजेंटेटिव आएगा इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद। ठीक है, तो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें अपन ने 2 डिवीजन देख लिए, अब ये खत्म। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म, उसके लिमिटेशंस खत्म। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का, और इसका क्या नाम है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब वो सेंस, वो फीलिंग कैसे आई। कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब कि हम कलेक्टिवली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम एक साथ हैं, ये फीलिंग कैसे आई अभी हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम सब ने, लाइक जितने भी अलग अलग धर्म थे, जितने भी नॉट ओनली हिंदूज एंड मुस्लिम, अलग अलग धर्म मतलब एवरीबडी, बहुत से रिलीजन थे उस वक्त। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग रिलीजन्स थे, अलग अलग कास्ट थे, क्योंकि एक रिलीजन में भी सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो हमने खुद देखा कैसे दलित तक ने इसमें हमारे साथ मिलकर हमारी लड़ाई को लड़ा। हमारी क्या, उनकी भी है, लेकिन उन्होंने मिलकर हमारे साथ ये लड़ाई लड़ी। तो जो भी है, तो हम सब, ठीक है, हम सब डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, हम सब मिलके जो हमने लड़ाई करी इतने लंबे टाइम से, किससे, ब्रिटिशर्स से। तो ये जो लड़ाई करी, इसके वजह से तो पहली बात हमें एक सेंस आया कलेक्टिव बिलोंगिंग की, क्योंकि चाहे हम में कितने भी डिफरेंसेस हो, जब एक एक्सटर्नल एजेंट ने हमको परेशान किया तो हमने उससे साथ में लड़ाई करी। ठीक है, बीच बीच में कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन व्हाट्सएवर हमारी जो स्ट्रगल थी वो एक थी, हमारा जो एनिमी था वो एक था, तो हमने जो लड़ाई करी वो भी एक ही लड़ाई थी। और ये सबसे पहला पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग आई। क्यों? यूनाइटेड स्ट्रगल से, जो मिल के हमने स्ट्रगल की उससे। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ थी, कल्चरल प्रोसेस लाइक उस टाइम पे, वैसे ये पॉइंट बहुत बड़ा है लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, अभी इसके बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। बट कल्चर प्रोसेस मतलब कि लोगों ने उस वक्त पे जाके लोगों ने, मतलब कि जैसे कि लीडर्स हो गए, लीडर्स के साथ कुछ और उनके को वर्कर्स हो गए, तो इन्होंने जाके जगह जगह पे, गांव में, सिटीज़ में क्या किया, फोकलोर्स जो होते हैं, फोकलोर्स क्या होते हैं, जो पुरानी कहानियाँ होती हैं किसी भी देश की, किसी भी समाज की, जो पुरानी कहानियाँ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना। ठीक है, एक रिथम फॉर्म में, मतलब कि एक कहानी जो कि एक सॉन्ग के फॉर्म में है। ठीक है, तो दैट इज़ फोकलोर। तो बहुत सारे फोकलोर्स को गाया गया, ठीक है, उनके बारे में प्रशंसा करी गई। और ऐसा क्यों करा गया? ताकि लोग अपनी हिस्ट्री से प्यार करने लग जाएं। ठीक है, तो ये जो 2 मेन चीज़ें थी। ठीक है, अभी अपन डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इमेज ऑफ भारत माता, इस टाइम से पहले, मतलब जब से हमने स्ट्रगल चालू नहीं किया था, इस टाइम से पहले हमने भारत माता की कोई तस्वीर नहीं बनाई थी। देयर वॉज नोबडी रिप्रेजेंटेटिंग इंडिया। ठीक है, तो अभी जो है, अब हमको ज़रूरत थी कि हमें एक फिगर बनाना चाहिए जिसको हम इंडिया बोल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत माता की तस्वीर बनाई वो किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्होंने भारत माता की तस्वीर बनाई सबसे पहले। ठीक है, अब जो तो वी ऑल नो, इतना कॉमन सेंस तो है कि वो कोई रियल पर्सन नहीं है, वो सिर्फ एक तस्वीर है, किसी की इमेजिनेशन से बनाई गई है, जिसको हमने क्या बोला? भारत माता बोला। और इसने कैसे हमारे अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग को इंक्रीज़ किया? कैसे किया? क्योंकि नाउ एवरी पर्सन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम एनी रिलीजन, फ्रॉम एनी कास्ट, अब वो किसी एक इंसान को, ठीक है, ऐसा भारत देख सकता है। ठीक है, किसी एक फिगर को ऐसा भारत पूज सकता है। ठीक है, द नेम सजेस्ट भारत माता। ठीक है, तो हम उसको पूज सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसको पूज सकते हैं तो ऑब्वियसली जो है हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी कि हाँ, देयर इज़ आ मदर, और जो हमारी मदर है वो किसी के कैद में है और हमको उसे छुड़ाना है।
ठीक है, लाइक हमें अपनी माँ को फ्री करना है, सो दैट व्हाट इट इज़। तो सबसे पहले तो भारत माता की जो पॉइंट है कि भारत माता की तस्वीर बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव बिलोंगिंग में। मतलब ये क्वेश्चन आता है तो ये 5 मार्क्स का आएगा या 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें भारत माता का ही होना चाहिए, ठीक है, कि हमने भारत माता का बनाया और उसमें भारत माता के अगर हम सब पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहली तस्वीर किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहली तस्वीर बनाई थी, ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और इन्होंने यही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही वंदे मातरम जो गाना है, ठीक है, जो अपना नेशनल एंथम है आज, वो भी इन्होंने ही लिखा था, इन्होंने ही कंपोज करा था, ठीक है। अब वंदे मातरम की भी अच्छी स्टोरी है, लाइक उस टाइम पे गाना बना, तो गाना बन गया, नॉट दैट्स इट। मतलब कि जब भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी जाके ये जो लीडर्स हैं हमारे, वो कहीं पे जाके मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको गा रहे हैं, ठीक है। अपने ये जो फोकलोर्स हो गए उनकी तो मैंने बताई ही, लेकिन जो वंदे मातरम है वो हमारा नेशनल एंथम था, हमारे राष्ट्र के लिए जो गाना था, तो उनको गाया जा रहा है, तो उससे लोगों को और मोटिवेशन मिल रहा है। वी ऑल नो कि सॉन्ग्स कितना एग्जैक्रेट करते हैं हमारी फीलिंग्स को, ठीक है, कितनी बढ़ा सकते हैं हमारी फीलिंग्स को, ठीक है। आर मूड कुड बी गुड इफ़ वी आर लिसनिंग अ गुड सॉन्ग एंड इट कुड बी बैड इफ़ वी आर लिसनिंग अ बैड सॉन्ग, ठीक है, इन जस्ट 5 मिनट्स। तो वही चीज़ है, तो जो भी है, तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन आया अपने वंदे मातरम से कि देखो देयर इज़ अ सॉन्ग, ठीक है। तो जो भी है, तो ये सेकंड पॉइंट हो सकता है कि देखो वंदे मातरम था, और वो भी इसका भी नाम याद रखना है कि वंदे मातरम भी किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम भी लिखी थी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भारत माता की तस्वीर थी उसको जो रिक्रिएट करा था, ठीक है, वो किसने करा था? अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने वापस जो है भारत माता की तस्वीर को रिक्रिएटेड किया था, और जो भारत माता की तस्वीर थी उसकी जो फीचर्स अगर देखे जाएँ तो बहुत ही काम थी, वो बहुत ही कंपोज थी, ठीक है। काम थी, कंपोज थी, डिवाइन और स्पिरिचुअल, ठीक है। 4 वर्ड बहुत ही लिखे गए हैं एनसीईआरटी में। तो मतलब काम कंपोज, मतलब कि उन काम कंपोज से क्या शो करने की कोशिश हो रही है कि भारत को दूसरों से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें बस हमारी आज़ादी दे दो, ठीक है। उनको इससे मतलब हमें किसी का लैंड नहीं लेना, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम लड़ना नहीं चाहते। वी वर डूइंग सत्याग्रह, हम फाइट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो हम लड़ना नहीं चाहते, बस वो ही शो किया भारत माता की तस्वीर में, वी आर काम, लाइक जस्ट गिव अस आवर फ्रीडम, दैट्स इट, वी डोंट वांट टू किल यू, ठीक है, एंड गो बैक, दैट्स व्हाट ऑल वी वांट, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ थी। और डिवाइन और स्पिरिचुअल क्यों बोला गया है, डिवाइन और स्पिरिचुअल क्यों बनाया गया? ताकि हम बेसिकली उनको अपने से ऊपर देख सकें, ठीक है। वो कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है, वो स्पिरिचुअल गॉड है। भारत माता को हमने स्पिरिचुअल गॉड बनाया ताकि हम उनकी पूजा कर सकें बेसिकली, और अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इंडिया के लिए सर्व करने लगेंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि सबसे पहले तो इमेज ऑफ भारत माता, एंड सेकेंडली वंदे मातरम का जो कंपोजिशन हुआ था वो। तो इतना लिख लो।
ठीक है। तो अपन ने दो मेन पॉइंट्स देख चुके हैं अभी तक, ठीक है। क्या, एक तो अपन ने भारत माता देखा था, एक अपन ने वंदे मातरम देखा, और तीसरी के पॉइंट की बात करें अगर अपन, तो वो क्या था, नेशनल फ्लैग। अपन देखा नेशनल फ्लैग भी 2-3 बार बनाए गए थे जब अपने मूवमेंट चल रहे थे, कभी कभी किधर किधर की जगह पे, ठीक है। बट मेनली जो मेन फ्लैग अगर हम बोलेंगे किसी को, तो जो गांधी जी ने बनाया था वो मेन फ्लैग था, और उसमें वही बेसिकली आज भी वही फ्लैग है, हल्के से चेंज के साथ कि उन्होंने जो है बीच में चरखा डाला था, जो कि अब चरखा नहीं है, अब क्या है, अब सिर्फ उसका व्हील है, ठीक है। पहले वहाँ पे छोटा सा पूरा चरखा हुआ करता था। तो सबसे पहले जो फ्लैग बना था, ठीक है, वो क्या बना था, रेड ग्रीन येलो, ठीक है, रेड ग्रीन येलो कलर का बना था। उसमें 8 लोटस थे, जो कि 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस बताते थे, ठीक है, जो डिवीजन्स बेसिकली ब्रिटिशर्स ने करे थे हमारे पे, तो बेसिकली उस डिवीजन के अकॉर्डिंग वो 8 लोटसेस थे, ठीक है। और साथ में उसमें वो क्रेसेंट मून भी था, ठीक है, जो कि ये दिखाता था कि अच्छा, मतलब इवन मुस्लिम्स आर टुगेदर इन दिस फ्लैग। साथ में अपना वो स्वास्तिक भी था, तो ये दिखाता था कि इवन हिंदूज आर टुगेदर इन दिस फ्लैग। तो ये ऐसा कुछ फ्लैग हमने बनाया था, ठीक है। किस कलर, कौन से 3, वो भी ट्राई कलर था, रेड ग्रीन और येलो, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया था कुछ टाइम बाद, ठीक है, और जो स्वराज फ्लैग था वो भी 3 कलर का था, ठीक है, रेड ग्रीन वाइट, ठीक है, और बीच में क्या था, उसमें स्पिनिंग व्हील थी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट लिख लो फ्लैग के बारे में। मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन अपन को जैसे कि जैसे वंदे मातरम मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अपन को जब मतलब क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो अपन को ये तीनों पॉइंट एक ही में लिखना है, ठीक है, अपन को छोटा छोटा करके लिखना है।
अच्छा, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि बताओ स्पिनिंग व्हील क्या दर्शाता है अपने फ्लैग में। तो स्पिनिंग व्हील ये दर्शाता है कि जो इंडिया है वो सब कुछ खुद कर सकता है, ठीक है, बहुत सेल्फ रिलायंट है हर मामले में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से लेके अपने को पालने के मामले में, अपने लोगों को पालने के मामले में, ठीक है, अपने सारे जो कंट्री है वहाँ के अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन को बेसिकली यूनाइट रखने के मामले में, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, बिजनेस हो, ट्रेड हो, कुछ भी हो, इंडिया सारे काम खुद कर सकता है, ये स्पिनिंग व्हील दर्शाता है, ठीक है, कि वी कैन फंक्शन एवरीथिंग ऑन आर ओन, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो अपन को यही लिखना है कि द स्पिनिंग व्हील शोज दैट वी आर सेल्फ रिलायंट, ठीक है। ठीक है, अब जो बहुत ही मेन पॉइंट है बेसिकली जो मैंने पहले बताया था फोकलोर और ये सबको, मैंने बोला था मैं इसको एक्सपांड करके बताऊंगी। तो बेसिकली जो बहुत मेन पॉइंट है वो क्या है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री को एक नए तरीके से बेसिकली देखना। री इंटरप्रिटेशन मतलब कि हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई थी, अब हम उस इमेज को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, हम उस स्टोरी को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। तो दैट्स री इंटरप्रिटेशन एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि हम हिस्ट्री को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। तो जो है हिस्ट्री को एक अलग तरीके से हम मतलब कैसे, क्यों ज़रूरी था हिस्ट्री को एक अलग तरीके से देखना। तो जो भी था, तो जो अपने इंग्लैंड के जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ पे आए, उन्होंने हम पे रूल करना कैसे चालू कर दिया। वो तो ट्रेड करने आए थे सबसे पहले और ऑटोमेटिकली फिर उन्होंने हम पे रूल करना चालू कर दिया। उनका रीज़न क्या था हम पे रूल करने का? क्या वो दूसरी कंट्रीज़ को मतलब दुनिया को बताती थी कि क्यों हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं, या फिर क्यों वो इंडिया को क्या बताती थी कि हमारा होना क्यों ज़रूरी है तुम्हारे लिए। वो बोलती थी कि तुम जो मतलब इंडिया के जो लोग हैं और कई कॉलोनीज़ के बेसिकली इवन चाइना और अलग अलग कॉलोनीज़ को जो ब्रिटिशर्स हैं वो बोलते थे कि तुम सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते, ठीक है, तुम केपेबल नहीं हो, तुम में पोटेंशियल नहीं है, तुम जंगली से हो, ठीक है, तुम में एकदम रहने खाने का ढंग नहीं है, तुम में पहनने का ढंग नहीं है, ठीक है। हम लोग उस टाइम पे बहुत लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, तो उनके हिसाब से उनको लगता था कि नहीं शेव करके रखो, ठीक है, बाल इतने लंबे लंबे रखते थे मैन वुमेन दोनों, तो देवर लाइक कि नहीं छोटे छोटे रखो। तो उनके अपने तरीके थे, ठीक है। तो वो सोचते थे कि हम जंगली हैं, हम जंगली नहीं थे, हमारे अपने तरीके थे, उनके अपने तरीके थे, उनके जो तरीके हैं वो सही हैं, ये किसी ने नहीं बोला था, वो मानते थे कि सही है। इवन उन्होंने तो हमारे लैंग्वेज तक को मान्यता नहीं दी थी। उन्होंने बोला था कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, हिंदी इज़ नथिंग एंड और एनी अदर लैंग्वेज जो कि चलती थी अपने इंडिया में उस टाइम पे, दे आर ऑल ट्राइबल लैंग्वेज, वो किसी काम की लैंग्वेज नहीं है। उनके हिसाब से इंग्लिश वॉज द बेस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ सुपीरियरिटी, ठीक है। कि अब तुम खुद देखो ना ये कैसा सेंस बना रही है ये चीज़, कि जो भी तरीके वो इस्तेमाल करते हैं या जो भी लैंग्वेज उनका है वो बेस्ट है, और यहाँ पे जो भी चल रहा है वो बेस्ट नहीं है। ये उनका नज़रिया था, ये उनका नज़रिया था। वो सिर्फ हम पे अपने फैसले थोपने आए थे कि नहीं दाढ़ी कटवा के रखो यही सही होता है, बाल छोटे रखो यही सही होता है, ठीक है। एंड जस्ट इमेजिन आज तक हम वो फॉलो कर रहे हैं, लुक एट आवर स्कूल्स व्हाटएवर। तो जो भी है, तो आज तक हम वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम जो भी हमारे विशेष हैं हम उसकी तरफ नहीं जा सकते। आज भी जो उन्होंने हमको कह के चले गए कि देखो शेव करके रखना अच्छी बात है वगैरह 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 वगैरह, कि ऐसे शर्ट और पैंट अच्छी चीज़ होती है, ऐसे करो, कुर्ता सही नहीं है, या फिर उस टाइम पे जो लोगों का रहना सहना था वो सही नहीं है, वो कपड़े सही नहीं है, हम जो पहनते हैं वो कपड़े बेस्ट है, ठीक है। आज वही तो फॉलो हो रहा है, वही तो फॉलो हो रहा है। तुम्हारी चॉइस है पहनना वो अलग बात है, पर आज के ऑर्गेनाइजेशंस, आज के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कंपनीज हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिफॉर्म्स देखो, आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाटएवर, तो उन्होंने हमको ये कह के गया कि तुम लोग जो हो सही से नहीं रहते, ठीक है। जबकि हमारा जो बेसिकली कल्चर है, हमारा जो हम लोग कैसे रहते थे उस टाइम, मोनार्की थी, है ना, अलग अलग जगह पे राजा होती थी, रानियाँ होती थी। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी पुराना था, काफ़ी पुराना सिस्टम है। वो लोग जब आदिवासी थे तब हमारे महल बनते थे,
वो लोगों को जब इवन उनको जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, वो उनको कब पता चले? जब वो इंडिया में आए कि अच्छा इससे खाना टेस्टी होता है। मतलब उनको खाना नहीं आता था, उन्होंने यहाँ से आके कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं और उन्होंने हम पे राज भी कर लिया इतना सब कुछ के बाद। मतलब वी वर मोर हम ज़्यादा ऊपर थे उनसे, लेकिन उसके बाद भी वो हम पे 200 साल राज करके गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे दिमाग को मैनिपुलेट किया कि तुम सही नहीं हो, तुम जिस तरीके से रह रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है। ये बोल बोल के हमने उनकी बात मान ली, हमने उनकी सुन ली कि हाँ शायद हम सही नहीं है, ठीक है। और इस वजह से वो हम पे 200 साल राज करके चले गए। तो जो भी है, तो इस वजह से री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ज़रूरी थी। हमने क्या चालू किया, हमारे लीडर्स ने क्या चालू किया, लोगों को बताना चालू किया कि हम कितने पावरफुल हैं। हमारी हिस्ट्री देखो, हमारे किंग्स को देखो, हमारी क्वींस को देखो, हम कितने पावरफुल हैं। हम डिज़र्व ही नहीं करते किसी का स्लेव बनना, हम डिज़र्व ही नहीं करते कि कोई और दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चलाए। हम बहुत अच्छी तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाते थे, ठीक है। मोनार्की इज़ नॉट अ बैड कॉन्स्टिट्यूशन, अभी भी वो कई जगहों पे चल रही है। मोनार्की इज़ बैड व्हेन इट बिकम्स डिक्टेटरशिप, ठीक है। जब वो हम पे अपने फैसले थोपने लगे तब वो चीज़ प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, ठीक है। तो जो भी है, लेकिन उन्होंने यही बोला, ठीक है, उन्होंने इसी तरीके से हम पे रूल किया। तो इस वजह से हमने रीइंटरप्रिटेशन चालू कर दिया। और कैसे चालू किया? फोकलोर से। फोकलोर वॉज अ मेन थिंग, स्टोरीज वर द मेन थिंग। हमने बाहर जगह जगह जाके अपने पुराने किस्से, अपने पुराने सोल्जर्स के किस्से, अपने पुराने किंग्स के किस्से, ये सब लोगों को बताना चालू किया कि तुम क्या सोच रहे हो कि हम केपेबल नहीं हैं। लुक एट आवर हिस्ट्री, लुक एट आवर एंसेस्टर्स कि हम कितने केपेबल हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों को मोटिवेशन आया कि हाँ, हम क्यों किसी के स्लेव बने हुए हैं, हम में इतनी पावर है, हमें इतनी कैपेबिलिटी है, हमारे एंसेस्टर्स इतने पोटेंशियल रखते थे, उन्होंने इतना सब कुछ किया है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों उनके अंडर रह रहे हैं। तो इस वजह से जो है, ये जो चीज़ थी उसने अगेन हमारे अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग चालू करी, ठीक है। अगेन हमें एक तरीके से यूनाइट करा, ठीक है। तो ये लिख लो।
ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म यहाँ पर। कल अब अगले मतलब कल से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। फ्रेंड क्या है अपना तुम लोग का द स्ट्रगल ऑफ यूरोप, क्या है उस चैप्टर का नाम? नेशनलिज्म इन यूरोप, हाँ वो चालू करेंगे।